मैडम आपकी वॉइस नहीं आ रही। अच्छा, पहले बता देते, मैं इतना बोल गई हूँ। अच्छा, चलें। इसलिए मुझे लगा, इसलिए। अच्छा, अनम्यूट में म्यूट नहीं थी। अच्छा, इसके अंदर देखिए, मैं आपको थ्री पे आ गए थे हम। थ्री ए में जो है वो सिरोजा आ गया था, ट्यूब्स आ गई थी, ओवरीज। बी थ्री बी जो है उसके अंदर आपकी पैरामीट्रियम की इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो गई थी। ठीक है, ये आपकी यूट्रस है। ठीक है, इसके साथ ये आपका पैरामीट्रियम है। ठीक है, वजाइनल कफ जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो होता है, इधर आना शुरू हो गया, ये इन्वॉल्व होना शुरू हो गया, ये इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये आपका बनता है पैरामीट्रियम और वजाइना। ठीक है, साथ में अगर आपकी पेल्विक पेरिटोनियम है तो वो भी बी में ही आएगी, लेकिन बी टू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यूजली वो टू बी और वन टू में इतना डिटेल में नहीं जाते। बस आपने ये देखना है कि पेल्विक पेरिटोनियम, वजाइना और पैरामीट्रियम है, तो वो फिर आपका टू बी थ्री बी है। और अगर आपके लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, यूजली लिम्फ नोड्स किसी भी स्टेजिंग में होंगे, तो वो थ्री सी होगी। वो चाहे ओवरीज के हों, इस बात को याद रखें। जहां पे भी लिम्फ नोड इन्वॉल्व हैं, वो थ्री सी है। ये एक पक्की बात याद रख लें, सब के अंदर यूजली। सिर्फ सर्वाइकल का डिफरेंस है, सर्वाइकल में पहले भी आ जाते हैं क्योंकि उसमें इंग्वाइनल होते हैं ना। यूट्रस और ओवरी की जो सी है उसमें नोडल इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, फोर्थ जो है वो आपका ब्लैडर, इंटेस्टाइन, म्यूकोजा, उधर सारा डिटेल में चला जाता है। ठीक है। हम्म। अब आपने लो ग्रेड एंडोमेट्रियोइड ट्यूमर्स जो हैं उसमें बोथ एंडोमेट्रियम और ओवरी आर कंसीडर टू हैव गुड प्रोग्नोसिस एंड एडजुवेंट ट्रीटमेंट इज रिकमेंडेड इफ ऑल बिलो क्राइटेरिया इज मेट। ठीक है, अगर आपका लो ग्रेड है तो एडजुवेंट ट्रीटमेंट लाइक कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आपने किन कंडीशंस में देनी है। ठीक है, कि disease limit to the low grade endometrioid in carcinoma involving the endometrium and ovary stage 1A3 must be distinguished from extensive spread of endometrial carcinoma to the ovary like stage 3A1। ठीक है, और क्राइटेरिया क्या है? नो मोर देन सुपर, अगर तो उसकी नो मोर देन सुपरफिशियल मायोमेट्रियल इन्वेजन इज प्रेजेंट इज लेस देन 50%, फिर आप उसको दें। एब्सेंस, अगर एक्सटेंसिव सब्सटेंशियल लिम्फोवास्कुलर स्पेस है तब भी एंडोमेट्रियम देनी है आपने। ओवेरियन ट्यूमर इज यूनिलेटरल एंड लिमिटेड टू ओवरी विदाउट कैप्सूल इन्वॉल्वमेंट इज नॉट रप्चर्ड। ठीक है, तब आपने नहीं देनी। अगर हो रही है तो फिर आपने देनी है। अब आप ये ट्रीटमेंट देखें। ठीक है, एक मिनट, ये देखो ट्रीटमेंट। सबसे पहले आपका सर्जरी और ट्रीटमेंट है, आपका रेडियोथेरेपी है। ए का जो टेम्प है वो लेप्रोस्कोपिक टीएच बीएसओ बाय जर्नल गायनाकोलॉजिस्ट, हम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ए के अंदर ए है और वन ए है और वन बी है। वन ए के अंदर अगर तो लो ग्रेड है, ठीक है, ग्रेड वन और टू है जिसका क्राइटेरिया ऊपर बता दिया है, फिर तो आपने उसको कोई रेडियोथेरेपी नहीं देनी। लेकिन अगर वो हाई ग्रेड है तो सर्जरी के बाद आपने उसको एक्सटर्नल ब्रेकी थेरेपी देनी है। एक्सटर्नल ब्रेकी थेरेपी ये होती है कि आपके तीन पॉइंट्स होते हैं जहां पे आप प्रोब रखते हैं, और एक आप ऊपर पेट पे प्रोब रखते हैं। तीन प्रोब्स रख के और आप पेल्विस सारे को जो है ना रेडियोथेरेपी देते हैं। ठीक है, वो कोई सी भी हो सकती है, गेनॉन भी हो सकती है, कोई एडियम, जो भी कोई भी दे दें। देनी हमने उसको रेडियोथेरेपी है। कौन सी टाइप है वो? यूजली गेनॉन ही ये गैलियम ही दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, वॉल्ट ब्रेकी थेरेपी क्या होती है कि टीवीएस की तरह का एक प्रोब होता है जो वजाइना के अंदर वॉल्ट पे रख के वहीं पे लोकल दी जाती है। ठीक है, अब एंडोमेट्रियल के अंदर डिफरेंट ट्रायल्स हुए थे। ठीक है, उन ट्रायल्स के अंदर जो है उनके नाम्स के साथ उनको हमने ट्रायल दिया था। अब जो प्रोटेक्ट थ्री ट्रायल था ना,
वो पूरा हो चुका हुआ है। और उसके अंदर पहले ये कंप्लीट नहीं था, ये 2024 में कंप्लीट हुआ है। तो उसमें वो ये कहते हैं कि हाई ग्रेड को आप कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं जिसमें सिस्प्लाटिन दी जाती है। ठीक है। जो ट्रायल्स है ना वो इसमें है, आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। प्रोटेक्ट 3 क्योंकि कंप्लीट हो गया तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है। इससे ऑनवर्ड जो होता है, जो 1B होता है, उसके अंदर लो ग्रेड को आपने कुछ नहीं देना, लेकिन अगर कोई इंटरमीडिएट रिस्क हो जाता है तो उसको सिर्फ आप वॉल्ट दे दें। ये याद रखें, जो एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी होती है वो एक्सटेंसिव होती है, और जो वॉल्ट होती है वो जरा छोटी होती है। यानी अगर थोड़ा सा ट्यूमर है तो बस अंदर टीवीएस की तरह का एक प्रोब डालें और छोटी सी ब्रेकी थेरेपी उसको दे दें। ठीक है। एक्सटर्नल बीम जो होती है वो एक्सटेंसिव होती है, उसके अंदर फिर कॉम्प्लिकेशंस भी जैसे फिस्टुला, वजाइनल डिस्चार्जेस, ये हो सकती हैं। ठीक है। तो एक्सटर्नल बीम जो है ना, वो जब हाई ग्रेड ट्यूमर है तब आपने देनी है। ठीक है। जहां पे भी हाई ग्रेड आ रहा है, अब 1B में जो हाई ग्रेड है उसको आपने एक्सटर्नल बीम भी देनी है, उसको वॉल्ट भी देनी है। अगर वॉल्ट नहीं दे रहे तो आप कीमोथेरेपी दे दें। ठीक है। या लिखा हुआ है, हाई ग्रेड को एक्सटर्नल बीम लाजमी जा रही है, वॉल्ट और रेडियो कीमोथेरेपी में या है, या उसको वॉल्ट थेरेपी दे दो या उसको कीमोथेरेपी दे दो। उसमें या है हाई ग्रेड में, बट हाई ग्रेड में एक्सटर्नल बीम लाजमी जा रही है। ठीक है। अब जो स्टेज 2 है, वो अब आप देखें, वो आपकी सिर्फ पेल्विस तक है, ओवरी को जा रही है, सिरोजा को जा रही है, या पेल्विक पेरिटोनियम में है, तो उसको एक्सटर्नल बीम देने की इतनी जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ आप वॉल्ट ब्रेकी थेरेपी दे दें। ठीक है। ऊपर आपने 2B को डिटेल देखी थी ना, तो आप लॉजिकली देखें कि 2B जब है ही लिमिटेड थोड़ी सी, यानी 2 जो है आपकी लिम्फोवास्कुलर स्पेस इन्वेजन में है। ठीक है। नॉन एग्रेसिव एग्रेसिव दोनों आ रही हैं। ठीक है। लेकिन हम वो चूंकि बहुत ज्यादा फैली भी नहीं है, तो हम उसको सिर्फ ट्रीटमेंट में, एडजुवेंट ट्रीटमेंट में क्या दे रहे हैं, वॉल्ट दे रहे हैं सिर्फ। ठीक है। ये नीचे देखो, सिर्फ वॉल्ट दे रहे हैं। 3 से ऊपर चूंकि एक्सटेंसिव है, यहाँ पे हमने स्टेज 2 के बाद करनी, हमने मॉडिफाइड रेडिकल और रेडिकल हिस्टेक्टमी, यानी हमने कफ, वजाइनल कफ निकाल देना है, और उसकी ब्लैडर की डायसेक्शन जो है वो यूट्राइन आर्टरी की ओरिजिन तक लेके जानी है। ठीक है। सर्जरी भी एक्सटेंसिव हम कर रहे हैं, लेकिन वहां पे हम उसको वॉल्ट ब्रेकी थेरेपी सिर्फ दे रहे हैं। लेकिन जो 3 स्टेज है, उसके अंदर आपने लिम्फ नोड डायसेक्शन भी करनी है, रेडिकल हिस्टेक्टमी भी करनी है, और आपने उसको यूरेटर की एंड तक, यूरेटर की भी डायसेक्शन होगी, और उसमें आपने उसको एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी भी देनी है क्योंकि लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट भी है। और जो स्टेज 4 है, उसमें तो आपने फर्स्ट लाइन जो है पैलिएटिव के तौर पे आपने कीमोथेरेपी देनी है, और सेकंड लाइन में फिर आप न्यू एडजुवेंट एडजुवेंट रेडियोथेरेपीज या सर्जरीज भी कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट लाइन उसमें कीमोथेरेपी होती है स्टेज 4 में। ठीक है। अब अगर लंग मेट्स या रिकरेंस होती है, तो रिकरेंस में आपने पहले ये देखना है कि पहले ट्रीटमेंट क्या दिया गया था। अगर पहले ट्रीटमेंट सर्जरी हुई थी तो अब आप रेडियोथेरेपी दे दें, अगर पहले रेडियोथेरेपी हुई थी तो अब आप उसकी सर्जरी कर दें। और अगर लंग्स के मेट्स के साथ आता है तो फिर आपने हॉर्मोन्स देने होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन्स। मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन 150 मिलीग्राम IM इंजेक्शंस देते हैं। ठीक है। वीकली। अब इस पेशेंट जिसने फर्टिलिटी करनी है, वो सिर्फ 1A तक जा सकती है, या लो ग्रेड एटीपिया को आप फर्टिलिटी स्पेयर कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। और अगर आपने फर्टिलिटी स्पेयरिंग करनी है तो 3 मंथली उसका आपने वो करना है, एंडोमेट्रियल सैंपलिंग करनी है। ठीक है। और उसको अगर आप कंसीव कराएंगे तो डिलीवर आप सिजेरियन सेक्शन से करेंगे, और उसके बाद आप हिस्टेक्टमी करेंगे। और अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता ट्रीटमेंट को, तो फिर आपने उसको हिस्टेक्टमी ऑफर कर देनी है। ठीक है। तो बर्गर डालने वाला टाइम टिकर डालने वाला है, जो मैं टाइम चेक करूँ, पता है मुझे।
ठीक है। ये आगे भी थोड़ी मैंने डिटेल रखी हुई है कि व्हाट इज साइटो रिडक्शन और वो सारा कुछ, ये आप इसको बेशक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। समझ आया कुछ अभी पॉइंट्स? मैडम मैडम, ये वाला जो पीडीएफ है ना, ये एक दफा दोबारा शेयर कर दें, पता नहीं मेरे से बीच में कहीं पे स्किप हो गया ये वाला। ठीक है, मैंने वो जहाँ पे लिखा हुआ है ना कि एंडोमेट्रियल सीए मटेरियल स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, वहां पे है ये। ठीक है, मैं दोबारा शेयर कर, पता नहीं मुझे बाकी ज्यादा नहीं मिल रहा है, ये वाला नहीं मुझे मिल रहा है, या मेरे से डिलीट हो गया, कुछ हो मैं गया, लेकिन मैं मैं कर काफी देर देती से हूँ, ये वाला ढूंढ रही हूँ। मैं दे जी मैडम देती हूँ प्लीज। आपको, ठीक है। और ये बेसिकली, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये सारा इसी से ही बनाया गया है, ये जो फीगो का है ना स्टेज ट्रीटमेंट ये। अच्छा, पोल म्यूट और इनकी बातें जो है ना, वो आपसे वाइवे में पूछे, खुद से तो ना ही करें ये बातें, ठीक है। मैं ये वाला भी शेयर कर देती हूँ, आई थिंक मैंने ये शेयर नहीं किया, पोल म्यूट और वो वाला, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली इंपॉर्टेंट, ये तो स्टेजिंग है, इसके नीचे ये देखें, ये इंपॉर्टेंट, बस अगे इतनी मैं के बातें, एक आगे वाल। ठीक है। अब ये आप देख लें कि नॉन एग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप्स आर कंपोज्ड ऑफ लो ग्रेड, ठीक है, एंडोमेट्रियल कैंसर। एग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप्स आर कंपोज्ड ऑफ हाई ग्रेड, जिसमें सीरस क्लियर सेल्स अनडिफरेंशिएटेड मिक्स मीजोनेफ्रिक लाइक म्यूसिनस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टाइप, ये सब जो है ये हाई ग्रेड है। ये आपको नाम याद होने चाहिए, ठीक है। सीरस क्लियर मीजोनेफ्रिक ये सारे आपके अनडिफरेंशिएटेड, ये हाई ग्रेड हैं। इसीलिए एडिनोमेटस भी जो होता है ना, वो हाई ग्रेड होता है। ये एडिनोमेटस है ना, ग्लैंड से आ रहा है। तो जो भी चीज ग्लैंड से आ रही है ना उनके, वो आपकी वो होगी हाई ग्रेड, ठीक है। ये बेसिकली सारा यहीं से पढ़ के मैंने ये जो है ना एक कंसेंट, मोटी मोटी बात जो वहां पे आपने बोल देनी है। डिटेल तो फिर एक अलग बात है ना, लेकिन मोटी मोटी आपने ये बोलनी है वहां पे, ठीक है। अब आप बेशक इसको एंडोमेट्रियम को कल का दिन दे लें, कोई भी क्वेरी होती है वो आप ग्रुप में डाल दें, मैं वहां पे आपको आंसर कर दूंगी, ठीक है। तो आज का दिन और कल का दिन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और इसको सीएस को दें, इनको रटें और उनकी बातें याद करें। देख, इतना मुश्किल नहीं है, आपको पता है स्टेज 2B में क्या करना है और उसमें क्या करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा वो आपसे रेडियोथेरेपी की डिटेल नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए एक्सटर्नल बीम क्या होती है, वॉल्ट ब्रेकी थेरेपी क्या होती है, ग्लेडियम देते हैं आजकल हम। आगे से मुझे नहीं लगता कि डिटेल किसी से भी पूछी है कि कितने गेनॉन्स देने हैं या कितने देने हैं। वो यूजली वैसे जो देते भी है ना, वो 4 to 5 thousand गेनॉन्स ही देते हैं रेडियोथेरेपी वाले। और अगर किसी ने बहुत डिटेल होनी है तो बड़ी अच्छी एक ऐप है, नेशनल गाइडलाइंस हैं सारे कार्सिनोमास की, वो ऐप है, आप उस ऐप में जाएं तो वहां पे आप डिफरेंट चीजें अपनी प्रैक्टिकली, अगर आपने प्रैक्टिकल लाइफ में अगर ऑन्कोलॉजी को देखना है तो फिर वो हमारी नेशनल गाइडलाइंस हैं। और यूजली ऑन्कोलॉजी के अंदर ना अमेरिकन चल रही हैं, रॉयल कॉलेज की कम चलती हैं, ठीक है। फीगो वाली भी चलती हैं, लेकिन यूजली अमेरिकन बोर्ड्स को ज्यादा फॉलो किया जाता है। और कुछ हमारी नेशनल गाइडलाइंस हैं, वो भी इंटरनेशनल के साथ मिल के हैं। और एक ऐप है एनसीसीए की, उस वो डाउनलोड करके उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा के, तो फिर वो आप जितनी मर्जी डाउनलोड करके अपने लेटेस्ट पढ़ते रहें, फॉर प्रैक्टिकल अपने नॉलेज के लिए, या प्रैक्टिकल जब आपने अपने उसमें जाना होता है, ठीक है। ठीक है, कुछ क्लैरिटी हुई है? आप अब सिर्फ ये जो मैंने आपको पीडीएफ दी है, इनको पढ़ लीजिए। और एक और मैं शेयर दोबारा कर देती हूँ एंडोमेट्रियम का, तो फिर आपने करना है। जी सना, हम जब हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है, तो उसमें फिर हम जो है आप ये पूछ लेते हैं कि उसके बाद फिर हम एमआरआई करा के लिम्फ नोड्स और एक्सटेंशंस को देख लेते हैं। जो मॉलिक्यूलर है वो आप जब टीएच बीएसओ कर लेते हैं उसके ऊपर आती है, और उसकी बेस पे फिर हम रेडियोथेरेपीज या कीमोथेरेपीज डिसाइड कर सकते हैं। पोल म्यूट के लिए
क्योंकि वो फिर एग्रेसिव हो जाता है और वो उसका प्रोग्नोसिस इतना अच्छा नहीं होता, एमएमआर का अच्छा हो जाता है। तो इस वजह से फिर हम उसमें अपनी जो एक्सटर्नल बीम और वॉल्ट ब्रेकी थेरेपी अगर हमने करनी है तो उसका डिसीजन हो सकता है पोल म्यूट और उसके अंदर, क्योंकि वो सिर्फ उनका जो फायदा होता है वो सिर्फ हमारे प्रोग्नोसिस के लिए होता है, नॉट फॉर द जी ट्रीटमेंट। डॉक्टर, सेशन था ना, उसमें एमआरआई की रिपोर्ट भी थी, हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट भी थी, और स्कैन की रिपोर्ट भी थी। और उसमें ना जो हिस्टोपैथोलॉजी वाली थी ना, उस पे वो ग्रेडिंग लिखी हुई थी कि इसमें ना प्री 53 आया, मालिकुलर जो हाँ, तो बस ग्रेडिंग वो है वो इसकी। दैट इज फॉर प्रोग्नोसिस और फॉर एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी के ये चूंकि एग्रेसिव है तो इसको मैंने एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी भी देनी है। ठीक है। जी, तो फिर एग्जामिनर पूछ भी रही थी कि इसकी वजह से क्या चेंज आएगा ट्रीटमेंट में और उस ट्रीटमेंट चीज़ में पे यही ना, वो आएगा ना कि वॉल्ट देनी है, कीमो देनी है या एक्सटर्नल बीम देनी है। तो मैंने अभी आपको बताया जो भी एग्रेसिव होगा उसमें एक्सटर्नल बीम देनी है। ठीक है। वॉल्ट होता है कि बिल्कुल वो ऐसे ही होता है जैसे प्रोब होता है, टीवीएस का जैसे प्रोब होता है, वो वजाइना के अंदर करके वॉल्ट पे रख देते हैं और खुद कमरे से बाहर निकल जाते हैं। एक जाली की तरह से कपड़ा पेशेंट को पहना देते हैं और जो एक्सटर्नल बीम होते हैं उसमें एक एक राइट हिप के साइड पे रखते हैं, एक लेफ्ट हिप की साइड पे और एक प्यूबिक सिम्फिसिस के ऊपर 3 प्रोब्स रख देते हैं और फिर कमरे से सब बाहर चले जाते हैं। पेशेंट भी टोटली कवर्ड होता है लेड के साथ, सिर्फ इन 3 पॉइंट से रेडियोथेरेपी जा रही होती है, उनको रेडिएशंस जा रही होती हैं। बड़ी एक्सपेंसिव होती है ये तो, बहुत एक्सपेंसिव होती है। वो जो नेट पेशेंट को पहनाया जाता है वही 1-1.5 लाख का होता है, जिसके अंदर पेशेंट को रखा जाता है ना। लेकिन कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट सेटअप्स में ये फ्री होती हैं, नाइफ्स जो होती हैं ना वो फ्री भी हो रही हैं। ठीक है। तो ये सिर्फ डिफरेंस होता है। स्टिल आप इसको पढ़िए और इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए किस किस स्टेज के ऊपर क्या ट्रीटमेंट देना है। और पोल म्यूट और एमएमआर से का प्रोग्नोसिस पे इफेक्ट पड़ता है, ट्रीटमेंट पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। ट्रीटमेंट में सिर्फ इतना पड़ता है कि एडजुवेंट ट्रीटमेंट की चॉइस में वॉल्ट या ब्रेकी देनी है, वो फर्क पड़ेगा। ठीक डॉक्टर है। सूरत, आप बायोप्सी का बता रही थी कि एग्जामिनर से कैसे मांगनी है, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, वो बता दें जरा। बायोप्सी का मैं ये कहती थी कि अगर आपकी पेशेंट ने हिस्ट्री में आपको कहा भी है ना कि नहीं मेरा कोई टेस्ट वगैरह नहीं हुआ हुआ, तो स्टिल व्हेन यू आर इन्वेस्ट हम्म, आस्किंग इन्वेस्टिगेशन यू कैन आस्क एंडोमेट्रियल बायोप्सी। Yes, although my patient told me that there is no investigation done, still I want if there is any histopathology report available, क्योंकि उसमें हो सकता है कि एग्जामिनर के पास हिस्टोपैथोलॉजी पड़ी हुई हो और कैंडिडेट को ये इंस्ट्रक्शन उसको पेशेंट को ये इंस्ट्रक्शन दी होगी, आपने कहना है कि कोई टेस्ट नहीं हुआ हुआ। ठीक है। तो समटाइम्स आपका वाइवा हो सकता है शुरू वहां से होना हो जहां पे एंडोमेट्रियल बायोप्सी हो चुकी हुई है और अब आगे चलना है। और जी कुछ जगहों पे कुछ में हो सकता है वाइवे में ये पॉइंट हो कि एंडोमेट्रियल बायोप्सी करवाती है इस पेशेंट की कि नहीं कराती। अगर करवाई है तो एग्जामिनर हम्म, आपको फौरन फाइंडिंग्स दे के आगे चलाएगी। सो इट डिपेंड्स कि आपका वाइवा की में क्या लिखा हुआ है। तो आप दोनों तरीकों को सेव करने के लिए इन्वेस्टिगेशन में एंडोमेट्रियल बायोप्सी मांग लीजिए। अगर एग्जामिनर ने कहा नहीं हुई भी ठीक है। तो आप करवाएंगी, एग्जामिनर फाइंडिंग दे देता है तो आप उससे आगे चली जाएंगी। फिर आप ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस वो मांगेंगी जो आपने मेट्स देखने के लिए करनी होंगी। हम्म, ठीक है। जी ठीक है। चले, इंशाल्लाह फिर और सैटरडे एक को और आप। बात पूछनी थी। जी जी पूछें। जैसे ये इरेगुलर ब्लीडिंग भी और हैवी भी है, तो हम जब संधि बताते हैं तो उसमें हम एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग फॉर 1 ईयर नहीं, इतना आप उसको कहते ये हैं या कहिए अलग अलग बताना है? इरेगुलर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है, इसको एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग नहीं कहना समझ। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग इतनी वो पेशेंट टर्मिनोलॉजी नहीं है ना, वो आपकी अपनी है, आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बतानी है। ठीक ठीक एबनॉर्मल है। यूट्राइन ब्लीडिंग तो डायग्नोसिस टाइप है ना, आपका एक मेडिकल हम्म, जार्गन टर्म है। आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बतानी है तो वो इरेगुलर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, आप तो ये कहना ठीक प्रेजेंटेड है। विद।
हाँ जी ठीक है, प्रेजेंटेड विद इरेगुलर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। जी जी समझ आ गई? हाँ जी आगे मैडम। चले, ठीक है, फिर इंशाल्लाह सैटरडे को मिलते हैं। कोई भी क्वेरी एंडोमेट्रियम से रिलेटेड है, मैं इसको फिर रीशेड्यूल करके ये दोबारा करा दूंगी। अगर आपको लगता है तो हम सैटरडे को एंडोमेट्रियम को ही कंटिन्यू कर लेते हैं, सर्विक्स में अगले वीक पे ले जाती हूँ। हम्म, जो भी आपने सजेशन देनी है ना वो ग्रुप में दे दें, फिर मैं देख लेती हूँ, ठीक है। ठीक है मैडम, ऐसे कर लेते हैं, वरना अभी भी फिर ना दो चीजों में हम कंफ्यूज ही रह जाएंगे। हम उसको ठीक पढ़ते है, हैं ताकि संडे तक सैटरडे आप को आप हमें छोड़, उस पर आप रिविजन कर ऐसा दें। करो, संडे तक आप एंडोमेट्रियम करो, ठीक है। ठीक है जी। हाँ, संडे तक एंडोमेट्रियम को ही कवर करें, उसके बाद मैं सर्विक्स रखती हूँ, फिर ओवरी पे जाएंगे, ठीक है। थैंक यू मैडम। ठीक, ओके, फिर अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच मैडम। अल्लाह हाफिज।